नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का क्लास 12th में फिर से सेकंड पार्ट लेकर लौट आया हूं मैं। इससे पहले दोस्तों फर्स्ट पार्ट आ चुके हैं जिसके अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जियोग्राफी यानी कि ये भूगोल जो कि भौतिक और मानवीय तत्व का ये स्टडी करता है, यानी कि फिजिकल और ह्यूमन्स एलिमेंट जो होते हैं उनके बारे में बताता है। दोस्त इसके बारे में मैं अपनी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं इस वीडियो की, यानी कि ये जो फर्स्ट चैप्टर आप सभी का जियोग्राफी का, इसके दो वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट आ चुकी है, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर को हम टोटली फिनिश कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तभी आपको ये पार्ट यानी कि ये वाली वीडियो समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये सभी पार्ट जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सभी कुछ हम ये टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। भूगोल को यानी कि दो भाग में बांटा गया है, किसमें, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। अब इन दोनों को ही एस्पेक्ट्स को, इन दोनों को ही टॉपिक को कवर किया जाता है जियोग्राफी के अंदर। इट मीन्स हम दोनों को ही कवर करते हैं, दोनों को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये सब हम इस अच्छे समझ चुके हैं इन सभी टॉपिक्स को। एंड सिस्टमैटिक जियोग्राफी किसे कहा जाता है ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। एंड थिंकर्स के व्यूज देख लिया था हमने। एंड इसके बाद हमने जो मेन इसका टॉपिक हुआ क्या, एंड जो जियोग्राफर्स होते हैं उन सभी के व्यूज देख लेते हैं हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर। ये सभी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक, यानी कि सिस्टमैटिक और रीजनल, है ना। सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच, ये दोनों अप्रोच हम सब कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में ये जो हमारी आई थी उसमें ये कवर हो चुका पहले ही। आज की इस क्लास यानी कि दोस्त मैंने आपको यहाँ तक छोड़ के चला गया था, अब इसके आगे जो पढ़ना है, चलिए आज की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, यानी कि मानव भूगोल की, ह्यूमन जियोग्राफी की। क्योंकि जियोग्राफी जो जियो भूगोल है, यानी कि जब भी हम बात करते हैं इस पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी क्या है, ये अर्थ क्या है, ये अर्थ इंसानों का घर है। जब इंसानों का ये घर है तो इस जियोग्राफी की कुछ ना कुछ तो नेचर होगी। इट मीन्स ये कवर क्या करता है, ये बताता है क्या है। तो इसलिए यहाँ पे एक बंदे हैं जो कि दोस्त काफ़ी फेमस जियोग्राफर्स इनको माना जाता है, रैडजेल। इन्होंने क्या कहा है कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द क्या है, सिंथेटिक स्टडी किसका, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि मानव जनित या मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण का मतलब इस अर्थ पे वो सब कुछ जो इंसान अपने लिए और रहने के लिए यूज करता है, दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, अर्थ सरफेस के वो सभी एलिमेंट्स। अभी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मानव भूगोल की प्रकृति या नेचर ऑफ द ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके अंदर ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ की सरफेस के रिलेशंस के बीच में स्टडी किया जाता है, यानी कि मानव समाज पूरे लोगों के बीच में, है ना, एंड इस पूरे अर्थ की सरफेस की स्टडी की जाती है। तो मानव जनित यानी कि मानव समाज और भौतिक पर्यावरण, अर्थ के पूरे सरफेस पे जो भी कुछ है जिसको हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, दैट इज नोन एज भौतिक पर्यावरण। क्या कहते हैं उसको, फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी के साथ एक वर्ड और है जिसको नाम दिया जाता है भौतिक संस्कृति का। तो ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा, ह्यूमन सोसाइटी जो कि हमारे जियोग्राफी के अंदर, ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर कवर किया जाता है। इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जियोग्राफी हमारे समाज में लोगों के बारे में, उनकी एक्टिविटी, उनके इम्पैक्ट के बारे में बताता है। साथ ही भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बताता है, अर्थ के सरफेस के बारे में बताता है ना, एंड भौतिक यानी कि फिजिकल कल्चर के बारे में बताता है। अब ये पूरा ये सरफेस है, इस सरफेस पे कहाँ पर क्या है, कहाँ पे डेजर्ट है, कहाँ पे ओशियन है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे सी है, ये सब कुछ, तो यही तो भाई ह्यूमन जियोग्राफी का मेनली डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं ये भौतिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। भू आकृतियां, मृदाएं, जलवायु। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देखते रहे, मैं दोनों मीडियम वाले बच्चों को कवर करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ देखते रहे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों की है, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले उनको जो वर्ड्स में, जो टेक्निकल वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा, ये साइंस से रिलेटेड आपका एक सब्जेक्ट है जिसके वर्ड्स काफ़ी भयंकर होते हैं, इसलिए भू आकृतियाँ, भूमि से जो आकृति यानी कि जो लैंडस्केप बने होते हैं, मृदाएं, मिट्टी, सोइल्स यानी कि जलवायु, क्लाइमेट, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा विधि प्राणी, यानी विधि प्राणी में विविध जो भी प्राणी जात हैं इन सब, और वनस्पति, इन सभी को हम भौतिक पर्यावरण के अंडर में रखते हैं। यानी कि भौतिक पर्यावरण जो है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है भू आकृति,
भूमि से बनी लैंडस्केप, चाहे पर्वत पठार ये सब जो भी हो, ठीक है, जिसको हम लैंडस्केप्स में बोलते हैं। मृदाएं यानी कि मिट्टी, है ना, सॉइल्स, जलवायु, क्लाइमेट, जल, वाटर, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन या दोस्तों, ठीक है। एंड अब बात आती है विविध प्राणी, अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हो जाते हैं, एंड वनस्पति जाति, है ना, वेजिटेबल्स यानी कि अलग अलग तरीके से। अब इस तरीके से ये जब हम भौतिक पर्यावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो समझ जाना हम इन सभी की बात कर रहे हैं। क्लियर है, हम इन सभी की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये तो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था। अब इंसानों ने क्या किया, इस नेचर से, पर्यावरण से, इस नेचुरल कंडीशन से इतना ज़्यादा जुड़ गया, इतनी अधिक जानकारी, इंफॉर्मेशन लेनी स्टार्ट कर दी। अब लोगों ने इनका यूज यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते करते घर बनाने स्टार्ट कर दिए, गांव बनाने स्टार्ट कर दिए, अलग अलग नगर। नगर का मतलब जैसे को पता नहीं, नगर आजकल हम सिटी स्टेट्स हुआ करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, सड़क, पानी, बिजली, रोड, हाईवे, ये सब किस से होती है, सड़क, रेल, ये सब क्या है, रेल कैसे बन पाया है, हमारे पास से दोस्त लोहे का आविष्कार, यानी कि आयरन्स नहीं आ पाते, या वो गिट्टी जो लोहे के पटरी के बीच में रखे होते हैं, इतने सारे पूरे भरे हुए होते हैं, ये सब ना आ पाता क्योंकि गिट्टी पहाड़ों से काट कर बनाया जाता है। गिट्टी जो रोडे बड़े बड़े रोडे होते हैं ना, इसलिए तो रेलों का जाल बिछाना, इंडस्ट्री लगाना, खेत पत्तन यानी कि दैनिक उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं जो होती हैं ये भौतिक संस्कृति कहलाती है, फिजिकल कल्चर कहलाती है। इसलिए दोस्त आज स्टार्टिंग में जो वर्ड था भौतिक संस्कृति, ये अब आपको समझ में आ चुका होगा। भौतिक संस्कृति का मतलब क्या है, जो फिजिकल, भौतिक रूप से जो इंसान की कल्चर है, इंसान जीने के लिए, रहने के लिए इस अर्थ पे इंसान ने धीरे धीरे करके ये सब बना लिया, ठीक है, होम, विलेज, टाउन, रोड, रेल, नेटवर्क, ये सब कुछ बिछा लिया। इसी को फिजिकल कल्चर यानी कि भौतिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको ये जो वर्ड के ये टर्म है ये समझ में आ चुका होगा। भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है, फिजिकल कल्चर का मतलब क्या होता है, ये सब होता है। क्लियर है, तो बस ये आप सबको ध्यान रखना है, ताकि आगे जब भी मैं अब ये ना बता के आप सबको ये वर्ड्स बताऊंगा ताकि आप समझ जाओगे, अच्छा इसका मतलब ये सब, और फिजिकल कल्चर का मतलब ये सब, सड़क है ना, एंड नगर, गांव, घर, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, खेत, एग्रीकल्चर, ये सब होता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं डोरेमोन के गैजेट पे बैठते हैं और हम यहाँ से उस दौर में चलते हैं, इस वाले दौर में, जब इंसान सबसे पहले, यानी कि अब हम बात करेंगे किसकी, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। टॉपिक क्या है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जब हम इस तरीके से हुआ करते थे तो समय बीतता चला गया। हम पहले कुबड़े और बंदर की तरह यूं झुक के रहा करते थे, है ना, समय बीतता चला गया, हम थोड़े से खड़े हुए, लेकिन अभी भी हमारे हाथ पैर में बिल्कुल बाल से भरे पड़े। अभी तो बाल पता आपको यहाँ है और पता है ना कहाँ कहाँ है, चलिए ठीक है, अभी है ना ये है, फिर ये आ गया, फिर इंसान, फिर ऐसा हो गया, फिर इंसान ऐसा हो गया, थोड़े से अब खड़े हो पा रहे भाई हम अच्छे तरीके से, थोड़े इसमें थोड़े और खड़े हो गए हम, थोड़े बाल हमारे स्मार्ट के तरीके से हो गए, है ना, फिर ऐसे हो गए हम खड़े, फुल तगड़े लगते हैं और बाल भी स्मार्ट जैसे हो गए। दोस्तों बाल तो मेरे भी ठीक तैयार हो, दादी जी एक्सपायर हो गई थोड़ा, इसलिए ऐसा हो गया ना। चलिए, हाँ, है ना, चलिए क्लियर है, तो ये सब समझ में आ गया आप सभी को। तो इंसानों ने धीरे धीरे अपना विकास किया, डेवलपमेंट होता चला गया। जैसे जैसे इंसानों ने अपना विकास किया, वहीं से भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एलिमेंट्स, जो कि दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया है कि फिजिकल एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, आप सभी के याद करो क्या क्या आता है। अभी मैंने क्या बताया था आप सभी को, ये सभी चीज़ याद आते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना क्या क्या आता है फिजिकल एजुकेशन में, फिजिकल एनवायरनमेंट में। फिजिकल एजुकेशन तो भाई आप क्लास 12th में हो तो पढ़े ही रहे होगे भाई, चाहे योगा करो या नोट करो, है ना। फिजिकल एजुकेशन की दोस्तों मैं आपको यहाँ बात बता रहा था। यस, क्या क्या आता है इसके अंदर, भू आकृतियाँ, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब आता है, सोल, क्लाइमेट, वाटर, ये सब आता है ना। अब जब आप इसको देखोगे तो आप थोड़ा इमेज में देखने से और आपका कल्चर या जो आपका जो क्लियरिटी है वो अच्छे से हो जाएगी कि ये सब, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। जिस तरीके से फिजिकल रूप में जिसको हम देख सकते हैं, ये हमारे इंसानों के यूज़ के लिए होती है सब। तो धीरे धीरे करके दोस्तों इन्हीं इंसानों ने इन सब चीज़ों से क्या करने लग गए, भौतिक पर्यावरण से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग गए।
ज़रूरतों को पूरा करने लग गए। तो इंसान पहले इन सब चीज़ों पे डिपेंड हुआ करता था, समय और बीतता चला गया, अब इंसानों ने टेक्नोलॉजी की खोज कर ली, प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है ना, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गए। आज इंसान अंतरिक्ष स्पेस में जाता है, नील आर्मस्ट्रांग है 1969 में चांद पर उतर जाता है, तमाम तरीके का हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, चाहे दोस्तों स्पुतनिक हो या अपोलो मिशन, तमाम तरह के दोस्तों, या चंद्रयान हमारा भी, तो बहुत आज अंतरिक्ष में हम जा रहे हैं। क्यों? रहस्य को खोज कर पाए। तो आज इंसान ने कहीं ना कहीं बहुत भयंकर टेक्नोलॉजी निकाल ली है, जिसकी वजह से अब इंसान प्रकृति को अपने हाथ में, नेचर को है ना अपने हाथ में ले चुका है। तो ये किससे है? नेचुरल कंडीशन से। अगर हम कुछ डिस्कवरीज की बात करें, मेन डिस्कवरीज क्या क्या हुई और क्या इंसानों ने कर पाया। सबसे पहले दोस्तों घर्षण के द्वारा, घर्षण मतलब फ्रिक्शन। अगर 8th क्लास में आपने साइंस में पढ़ा हो तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर था यार, है ना। घर्षण बल पढ़ा आपने, तो फ्रिक्शन के और हीट के द्वारा क्या हुआ है, इंसानों ने आग की खोज कर ली, फायर की। इंसानों ने पहले पत्थर बजाड़ा, अरे चिंगारी निकल गई, पत्थर को स्क्रैप यानी फ्रिक्शन किया, फ्रिक्स किया उसको, जगह घिसड़ते हैं तो आग निकलता है। जब गाड़ी दोस्तों बहुत तेज से निकलती है तो आग निकलता है। रेलवे की पटरी भी बहुत तेज चलती है तो रेलवे की पटरी से भी जो पहिए होते हैं वहां से भी आग निकल जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से इंसान जब माचिस रगड़ता है तो आग निकल जाता है। तो फ्रिक्शन का ही तो ये कमाल था। तो इसकी सबसे पहली खोज हमारी ये हुई, ठीक है। एंड जब सेकंड खोज की हम बात करते हैं दोस्तों डीएनए, इंसान ने दोस्तों डीएनए के अंदर की तमाम जानकारियों को लेकर आज हम अच्छे जो मतलब कि जानकारी है वो हमने ले ली है। प्लस जो कितनी भी भयंकर बीमारी है, किसी को जो इलनेस या बीमारी हो जाती है, आज उसको सॉल्व करने में ये डीएनए की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ब्लड्स में क्या है क्या नहीं है ये हमें बता देता है, ठीक है। तो सेकंड खोज हमारी ये हुई, डीएनए की जानकारी मिलना। एंड थर्ड है हमारी वायु गति के नियम, है रूल ऑफ मोशन पढ़ा होगा दोस्तों, मोशन के रूल आपने पढ़ा होगा, है साइंस में नहीं पढ़ो, अरे बकलोल कहीं के पढ़े क्यों नहीं हो यार, पढ़ा करो। चलिए अब यहाँ पे है कि वायु की गति के कारण हमने ये समझ लिया कि भाई किस तरीके से हम एरोप्लेन का विकास कर सकते हैं, जिसने वायुयान को उड़ाने में हमारी बहुत हेल्प करी। पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम किस तरीके से इसको उड़ा सकते हैं। तो साइंटिस्टों ने इतना तगड़ा दिमाग लड़ाया कि आज इंसान उड़ सकता है, आज इंसान यहाँ से वहाँ जा सकता है? चलिए भाई, तो इससे आपको क्लियर हो गया। तो आज क्यों हो पाया ये? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसलिए हो पाया। अगर हम सबसे पहले की बात करें, जब मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, मानव सभ्यता यानी कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, स्टार्टिंग में जब इंसान नंगे रहा करता था, है जानवरों को फूड गैदर्स था, हंटिंग क्या करता था, शिकार करके खाया करता था। तो इस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, है या तो वो बोन्स से यानी जो हड्डियां होती हैं, हड्डी, जानवरों की हड्डी से टूल्स बनाया करता था, लकड़ी वगैरह, है ना, या तो मेनली पत्थर के यानी कि जो टूल्स होते हैं, पत्थर की यानी कि जो स्टोन्स के टूल्स होते हैं उनका यूज किया करता था। आगे चल के दोस्तों तांबा का यानी कि स्टील वगैरह स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है इंसान का वो इस तरीके से कुछ हुआ करता था। और वो इंसान स्टार्टिंग में पर्यावरण यानी कि जो नेचुरल कंडीशन है, इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए, इंसान दोस्तों अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए किस पे डिपेंड था? नेचर पे डिपेंड था। इंसान दोस्त को ये लगता है, इंसानों को, अरे यार ये धरती क्या है भाई, ये तो बिजली कड़कती है, अरे भाई यहाँ तो बादल है। इंसानों को कुछ पता ही नहीं था। आप सोचो ना, जब धरती इंसान स्टार्टिंग में बनी हो तो उनको पता है ये सूरज कैसे निकल रहा है, ये चंद्रमा क्या है, ये अंतरिक्ष क्या है ना, स्पेस, ये घास भैंस कहाँ से आ रहा है भाई, ये सब स्टार्टिंग का टाइम पीरियड बता रहा हूँ। तो उस टाइम इंसानों को बिल्कुल अजीब सा, स्ट्रेंज, बिल्कुल विचित्र सा लगता था, बिल्कुल अद्भुत लगता था भाई ये सब क्या है, ये जानवर, ये सब नेचुरल, ये बिजली कड़कना, ये स्ट्रॉम आना, हवा चलना, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, जंगल झाड़ी, इनको बिल्कुल स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब सा लगता है। इसलिए इंसानों ने इन सब की पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया। इंसानों को लगता है कि भाई हम ना अंडर कंट्रोल है बाय द नेचर। इनको ये लगता कि हम खुद से सब कुछ नहीं कर रहे, इस नेचर ने हमें कंट्रोल कर रखा है। इसलिए नेचर से यानी कि प्रकृति से उतना ही लो जितना एक टाइम की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, हम अपनी जो बैलेंस है नेचर के उसको बना के रखेंगे। तो इसी कंडीशन को, ऐसी परिस्थिति जिसमें आदि मानव, ये सारे जो है ना आदि मानव आदि थे, ये आदि मानव थे, ठीक है, आदि मानव, आधे ही मानव थे, क्योंकि बुद्धि का विकास हुआ नहीं था। होमोसेपियंस का आपने बात सुना होगा, क्लास 11th में पढ़े हो, हिस्ट्री बड़ा पढ़ के आए होगे, नहीं पढ़े तो चैनल पे वीडियोस हैं देख लेना। होमोसेपियंस जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं, उनमें दिमाग तो थी, लेकिन दिमाग का, बुद्धि का यूज कैसे करते इसको पता नहीं था। चाहे होमोनिड वगैरह हो गए, इन सब में तो पता नहीं था भाई इन सबको। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन
ऐसी परिस्थिति जिसमें आदि मानव को अपेक्षा पर्यावरण को शक्तियां अधिक प्रबल होती है, उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन जब इंसान प्राकृतिक पे, नेचर पे डिपेंड हो, उसको कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। इंसान कुछ नहीं करता, सब कुछ निश्चय, सब कुछ डिटरमाइन बाय द नेचर होता है। सब कुछ नेचर करता है, सब कुछ प्राकृतिक करता है। कुछ इनविजुअल पावर्स हैं जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग कि मैं कहने का चाह रहा हूँ, समझ गए होगे भाई, ठीक है। द सिचुएशन इन विच द पावर्स ऑफ द एनवायरमेंट आर स्ट्रोंगर देन द प्रिमिटिव ह्यूमन। प्रिमिटिव मतलब जो प्रारंभिक जो ह्यूमन है, आदि मानव वाले, इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी कंडीशन जब इंसान नेचर से, प्राकृतिक से कंट्रोल हो रहा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, प्राकृतिक ही कर सकता है। हमें दोस्तों खाने के लिए या हमें पहनने के लिए सब कुछ प्राकृतिक ही दे रहा है। रहने के लिए इंसान पहले पेड़ पे रहा करता था, फिर पेड़ से उतरा तो फिर पत्ते पहन के रहा करता, ऐसे तो नंगे रहा करता था पहले भाई, है ना। तो वो टाइम पीरियड है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की, तो व्यू दैट द फिजिकल एनवायरमेंट रेदर देन सोशल कंडीशंस डिटरमाइंस कल्चर। क्या करता है ये? सोसाइटीज एडोप्टेड द नेचुरल लैंडस्केप, क्लाइमेट मेजर कंट्रोल। सोसाइटी किसके द्वारा? जो सोसाइटी जो है वो किसके द्वारा? सोसाइटी क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल थी इस समय। तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसी कंडीशन थी जब इंसान अंडर कंट्रोल था। लेकिन धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का विकास होता चला गया, अंतरिक्ष पे पहुंचते चले गए। हमें इस रहस्य का, ब्रह्मांड की जो गैलेक्सी है, ये स्पेस है, हमें इसके बारे में पता चलने लग गया ये है क्या। जब हमें इसके बारे में पता चलने लग गया तो हम समझ गए, अच्छा नेचर की ये लो है, ये कंडीशन है। हम इस पूरे कंडीशन को समझ गए, हम लॉस को समझने स्टार्ट हो गए। साइंटिस्ट आने लग गए, गैलीलियो, न्यूटन, ये सब, ग्रेविटी, सब मतलब अच्छे जब हम समझने लग गए तो टेक्नोलॉजी का विकास होने लग गया। और इससे हम जो अर्थ की, जो ब्रह्मांड की जो रहस्य हैं, सूरज ये क्या है, ये प्लैनेट क्या होते हैं, ये प्लैनेट सूरज का चक्कर लगाते हैं, ये सूरज प्लैनेट का चक्कर लगाता है, ये कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से ये सब है। तो जब हमने अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में अधिक जानकारी हमें मिल गई, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे पास अधिक पावर्स आ गए, यानी कि अधिक हमें समझ में आ चुका था इन सब के बारे में। और हम अब नेचर से कंट्रोल नहीं है, हमें ये लगा, और हम नेचर से अपने लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, जहां तक हो सके पॉसिबिलिटी हम नेचर से ले रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हम नेचर में ढूंढते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, चलिए देखते हैं। आगे आगे दोस्तों जैसे समय चलता गया तो क्या किया, इंसान ने गांव बनाने स्टार्ट कर दिया, खेत बनाने स्टार्ट कर दिया, नगर, सड़क, रेल, कृषि, खाने, बंदरगाह, जलमार्ग, ये सब, अंतरिक्ष उपग्रह, सैटेलाइट, ये सब स्पेस, ये सब हमने जानना स्टार्ट कर दिया। तो ऑफ द विलेज, फॉर्म्स, टाउन्स, रोड्स, रेलवेज, है ना, तमाम दोस्तों एग्रीकल्चर, फूड, पार्ट्स, वाटरवेज, एयरवेज हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, स्पेस के बारे में, इन सब के बारे में हमने जानने लग गए। और हमारा ह्यूमन नेचर जो है वो इस तरीके से हो गया कि क्या हो गया, हमने प्रकृति पर जीत प्राप्त कर ली है, यानी कि विक्ट्री ओवर ह्यूमन नेचर। क्या क्या दोस्तों, हम जीत गए, प्रकृति हमारे हाथ में आ चुकी है, क्योंकि प्रकृति के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। हमें अब ऐसा लगने लग गया, अब इस कंडीशन को, ऐसी परिस्थिति जिसमें मानव विकास की संभावनाएं, मानव विकास की संभावनाएं, a situation in which the possibilities of the human development are reflected is called in the name of the possibilism। क्या कहा जाता है, पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभववाद के नाम से जाना जाता है। जब मानव प्रकृति द्वारा प्रदान सभी अवसरों का लाभ, बेनिफिट अपने लिए उठाता है ना, यानी कि when humans take advantage of the opportunities provided by nature, it means हम अब प्राकृतिक से कंट्रोल नहीं है, प्राकृतिक हमसे कंट्रोल है। अब हमें ऐसा लगने लग गया, और हम जितना ज़्यादा हो रहा है हम नेचर से अपने लिए एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले रहे हैं। आप देखो हम क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। नहीं, पेड़ काट देंगे लकड़ी मिल जाएगी, बेड बनाएंगे, फिर बेड पे बैठेंगे, फिर बेड हिलाएंगे,
बहुत कुछ हो जाओ वो करते हैं। नेचर का पूरा धज्जा उड़ा रखा है। जब इसी का हमें बिना टाइम के दोस्तों आज रेन फॉलिंग होनी स्टार्ट होती है, हैं? अब देख लो भाई, बाढ़ फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, तो हमारी तो ये घटना ही है। तो संभव बात ने क्या कर दिया कि नेचर में चेंज करना या नेचर को कंट्रोल करना पॉसिबल है, ये कंडीशन। इससे पहली कंडीशन थी कि नेचर में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए नेचर हमको कंट्रोल करता है, उसको निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म कहा जाता था। ठीक है, तो दो कंसेप्ट है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिज्म के पहले बारे में थोड़ा समझते हैं हम। द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉसिबिलिज्म ट्राइज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद द एनवायरनमेंट इन अ डिफरेंट वे। ये क्या करता है पॉसिबिलिज्म? ये रिलेशनशिप बताता है ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानों की और किसके बीच में? इन्वायरमेंट के बीच में, यानी कि पर्यावरण के बीच में बताता है अलग अलग तरीके से। इट पुट्स ह्यूमन एट अ हायर लेवल एट रिगार्ड्स एट द एक्टिव एजेंट। हम एक्टिव एजेंट एक, तो इट इज अ प्रिंसिपल विच क्लेम्स दैट इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज। इन्वायरमेंट क्या करता है? अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड्स करता है एक इंसान को कि वो इकोनॉमिक यानी कि दोस्तों जहां तक हो सके वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फेब्री जो है इन्होंने 1932 में कहा है इसके बारे में। क्या कहा है कि अ जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री स्टेटेड देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज। क्या बात है भाई, नेसेसिटीज तो नहीं है लेकिन सभी जगह नेचर में, इन्वायरमेंट में पॉसिबिलिटीज है। एज द मास्टर यानी कि जो मैन है दोस्तों वो एक मास्टर है ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ द यूजेस, यानी कि दोस्तों वो इन सब का इज देयर यूजेस का, यानी कि वो इनको यानी कि जो दोस्तों इंसान है सिंपल, वो इन इन्वायरमेंट के या नेचर के जो पॉसिबिलिटी से जितनी भी लगे उसको वो इन सब का यूज करता है इंसान अपने लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंसान को ये कितना लगता है कि यहाँ से विकास कर सकता है, वो यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी, यहाँ से भी एडवांटेज ले सकता है। तो उसको जितना भी अपॉर्चुनिटी लग रहा है उसको लगता है कि नहीं मैं यहाँ से इतनी डेवलपमेंट या इतना रिसोर्सेज या इतने तरीके से अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस पॉसिबिलिटीज़ को जो बताए उसको कहा जाता है पॉसिबिलिज्म, यानी कि एक ऐसा कंसेप्ट जब इंसान को लगे कि अब वो इन्वायरमेंट पे अपना कंट्रोल जमा चुका है, अब वो इन्वायरमेंट से अपने ले लेगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। पहले दोस्तों इंसान इन्वायरमेंट से कंट्रोल था, अब इंसान इन्वायरमेंट से कंट्रोल नहीं है, अब इंसान इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इट मीन्स रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा पॉसिबल है, जितनी पॉसिबल है ना, पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसका एडवांटेज ले रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण। अब किस तरीके से दोस्तों ह्यूमनाइजेशन हो रहा है, किसका? नेचर का। अब इस तरीके से हम देखें तो इस पूरे नेचर पे आज एक इंसान का दोस्तों किस तरीके से जुड़ाव हो चुका है, गहरा होता जा रहा है। इंसान आज कहीं ना कहीं दोस्त अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड था, है और रहेगा। ये आज को आपको दिखता है वो गांव वगैरह के अंदर। हम एग्रीकल्चर पे और खासकर दोस्तों इंडिया, एग्रीकल्चर मेन हमारा पर्पज़ है इंडिया का दोस्तों। क्योंकि हम आपको पता है कि यार कृषि प्रधान देश है ना, एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन है। 82% लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व है ना। यहाँ पे अभी थोड़ा डिफरेंट आता है एग्जाम के अंदर आप सभी के कि निश्चयवाद यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, संभववाद के बीच में डिफरेंस बताऊं। तो पहले यहाँ पे हिंदी मीडियम में बताऊं मैं, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट आपको इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। यहाँ पे फिर मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। ठीक है, पहले हिंदी मीडियम में बताता हूँ, समझ में आ जाएगा आप सभी को। तो निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण नियंत्रित करता है। अभी आपको मैंने बताया था निश्चयवाद यानी कि निश्चय करना, डिसाइड करना, इंसानों की फ्यूचर, इंसानों की जिंदगी डिसाइड करता है जब इन्वायरमेंट, पर्यावरण, दैट इज नोन एज डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि निश्चयवाद। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या हुआ? निश्चयवाद जब इंसान पर्यावरण से कंट्रोल है, और संभववाद का मतलब है संभववाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। इसमें इंसान एनवायरनमेंट में चेंज नहीं कर सकता, और संभववाद में इंसान एनवायरनमेंट में चेंज कर सकता है। जितना पॉसिबल हो, जितना पॉसिबिलिटीज है वो उतना ज़्यादा लाभ और प्रॉफिट अपने इच्छा अनुसार ले सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट इसका भी ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पॉइंट पर आते हैं सेकंड। निश्चयवादी सामान्यता यानी कि जो निश्चयवादी विचारधारा या जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इसमें जो बिलीव करते हैं, उनका ये मानना है कि मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। यानी कि इंसान टोटली कंट्रोल होता है किससे? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा।
एंड संभववादी समानता प्रकृति की तुलना में मनुष्य को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में समझते हैं। सक्रिय मतलब सक्रिय क्रिय, जो अपने क्रिया से, जो अपने कार्य से, अपने एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, और इसमें अफेक्ट नहीं कर सकता। इस विचारधारा को मानने वाला मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता तथा जीवन पद्धति आदि को भी पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित मानते हैं। यानी कि दोस्त, इंसान जो भी करेगा, सांस लेगा, बैठेगा, करेगा, एक्टिविटी कुछ भी इंसान कर रहा है, ये सब के सब इन्वायरमेंट से कंट्रोल है, जो किससे, भौतिक कार्यों से प्रभावित मानते हैं, यानी कि अफेक्टेड मानते हैं। लेकिन इस विचारधारा के जो लोग होते हैं ये बोलते हैं कि निश्चयवाद यह सिद्धांत की मनुष्य प्रकृति का दास है सुकृति। यानी कि ये क्या बोलता है दोस्त, इसमें बोला गया है कि जो इंसान है, ह्यूमंस जो है, ह्यूमन बींग्स, वो नेचर के गुलाम है, स्लेव है। स्लेव मतलब होता है गुलाम, है ना, गुलाम है। लेकिन ये जो है संभववाद, इसका मानना है कि जो निश्चयवाद ने कहा है कि इंसान नेचर का गुलाम है, ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेड है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यानी कि ये बोलता है कि नेचर इंसान का गुलाम है और ये बोलता है कि इंसान नेचर का गुलाम है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एंड कुछ और पॉइंट्स हैं। निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण सर्वप्रमुख है। प्राकृतिक पर्यावरण सबसे प्रमुख, सबसे ऊंचा है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, जो मानव के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। संभववादी विचारधारा के अनुसार इस बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य प्रकृति के तत्वों को अपने लाभ के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र है। दोस्त, यानी कि जो नेचर है, हम उसको अपने ही बेनिफिट्स के लिए, हम उसको अपने एडवांटेज के लिए हम चूज कर सकते हैं और अपने लिए, यानी जितनी पॉसिबिलिटीज हम उसका अपने लिए फायदा उठा सकते हैं ना। और इस दृष्टि से मनुष्य को उसके भौतिक पर्यावरण की अपेक्षा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को नहीं, इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड दोस्त, इंपॉर्टेंट जब हम बात अगर इस वाले यानी कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, निश्चयवाद, इसके जो मेन जो रहे जियोग्राफर्स सपोर्टर्स में, वो रहे दोस्तों, है कौन कौन रहे हैं? हेरोडोटस रहे हैं, है ना, हेरोडोटस हो गए दोस्तों, अरस्तु हो गए, एंड स्ट्रैबो हो गए, यूनानी विद्वान ये सब, एंड एराटोस्थिनीस को इसमें रख दिया जाता है। तो ये सारे इसके समर्थक, जैसे कि रैडजल, रिटल, हम्बोल्ट, कांट, ये सब इसके मॉडर्न में टाइम में इसके सपोर्टर्स रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है पॉसिबिलिज्म में, इसमें लूसियन फेरबे हो गए, पॉल विडाल हो गए, है ना, डिलास ब्लास हो गए, ये सब इसके सपोर्टर्स हैं, ठीक है। चलिए, एंड यहाँ पे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निश्चयवाद यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है, यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक, एग्जांपल दे सकते हो आप। जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है वो ये कहता है कि इंसान अपने नेचर से कंट्रोल है टोटली, आप अपने बिना, आप अपने मर्जी के से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कुछ करते हो तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी बाय द एनी इंसिडेंट ऑफ द, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती है। फ्लड्स आ जाएगी, हर अर्थ की को आ गई जी, मर जाओगे भाई, ध्यान रखना। तो ये मानना है किसका? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, जो कि इन्वायरमेंट के द्वारा हम डिटरमाइन होते हैं, हम कंट्रोल होते हैं, ठीक है, पर्यावरण हमें कंट्रोल करता है। एंड द पॉसिबिलिज्म है वो ये कहता है कि चल बे, ऐसा कुछ नहीं है, हम इन्वायरमेंट से कंट्रोल नहीं है, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, हम बहुत हम ताकतवर है, इंसान से बड़ा कोई नहीं है, इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल करते हैं और जितना ज़्यादा पॉसिबल है हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो जब एक अगर यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को लिख सकते हो। क्लियर है दोस्त? चलिए भाई, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं दोस्त, एक नया कंसेप्ट आ गया किसके द्वारा, यानी कि पहले हमने देखा कि निश्चयवाद यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एंड इसके बाद आया संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म, यानी कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, जो कि निश्चयवाद जो है, इसका अपोज, इसका जो क्रिटिसाइज किया किसने? संभववाद ने, पॉसिबिलिज्म ने। अब इन दोनों का क्रिटिसाइज करेगा, उसको कहा जाएगा नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। क्यों इसको कहा, इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसको आधुनिक निश्चयवाद यानी कि प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, या इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद यानी कि साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है दोस्तों, इसने निश्चयवाद और संभववाद यानी कि निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म और संभववाद पॉसिबिलिज्म, इन दोनों का इसने अपोज किया और इसने ये कहा कि इन दोनों की बातों को मिलाकर हमें अपनाना चाहिए। जैसे इसने कहा कि हम नेचर से कंट्रोल है, हाँ बिल्कुल हम कंट्रोल है नेचर से, पहली बात ये कह रहा है, ठीक है। ये जो थ्योरी है, ये जो आइडियोलॉजी है, इसका मानना है ऐसा कि हाँ ठीक है, जो डिटर्मिनिज्म है जिसका कहना है कि हम नेचर से कंट्रोल है, चलो ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ, पहली बात। एंड संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म ने कहा कि हाँ हम नेचर से कंट्रोल नहीं है, हम नेचर से जितना पॉसिबल है हम उतना
बेनिफिट या एडवांटेज ले सकते हैं। इसने कहा चलो हम ये भी मानते हैं, लेकिन इसका ये भी मानना है कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा एक लाइन कही गई है जो कि किसके सपोर्टर्स हैं, जो कि नव निश्चयवाद यानी कि न्यू डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर्स हैं। इनका क्या कहना है कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन पर अग्रसर हो सकता है, अर्थात मानव प्रकृति द्वारा निर्धारित करके ही विजय प्राप्त कर सकता है। नेचर कैन बी कॉन्कर्ड ओनली बाय ओबेइंग हर। हम नेचर की बातों को मानकर ही हम प्रकृति नेचर पे जीत प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और सपोर्टर्स आएंगे जिनका नाम क्या है, ग्रिफिथ टेलर, है ना। ग्रिफिथ टेलर इनका नाम। इनका क्या कहना है कि ओजोन परत अपक्षय, यानी कि दोस्त किस तरीके से देख सकते हैं कि ओजोन परत में छेद होते जा रहा है, ओजोन जो लेयर है उसमें बड़ा सा होल बनता जा रहा है। ये किसके कारण, हम इंसानों के कारण तो हो रहा है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट्स, कि ये जो न्यू डिटर्मिनिज्म है इसका ये मानना है कि हमें निश्चयवाद की बातों को भी अपनाना चाहिए, और संभववाद यानी कि जो पॉसिबिलिज्म है, हम इन दोनों को बात को अपनाना चाहिए। और हाँ, हम नेचर से कंट्रोल भी हैं, और हम नेचर से जितनी पॉसिबल हो सकती है उतना एडवांटेज भी ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, हम इस एडवांटेज के चक्कर में हम नेचर को अगर हमने नुकसान पहुंचा दिया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। अब नुकसान कैसे पहुंचाया, देखो भाई, ये ग्रिफिन जो टेलर है ये बता रहे हैं। जैसे दोस्तों अगर हमने ओजोन लेयर में हम मतलब प्रदूषण करते चले गए, पॉल्यूशन करते चले गए, तो भाई देख लो है ओजोन लेयर में छेद होते जा रहा है। और अगर ओजोन लेयर में होल बड़ा सा हो गया तो सन से, जो सूरज से डायरेक्ट जो पराबैंगनी जो किरणें आ रही है ना, वो डायरेक्टली हमारी स्किन पे आएगी, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ये अल्ट्रा जो रेजोल्यूशन रेज जो आ रही है ना, ये हो गया। एंड दोस्त किस तरीके से भूमंडलीय तापन CO2 का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, जिससे कि टेम्परेचर हाई हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। एंड हिम नदियाँ किस तरीके से तो पीछे हट रही, यानी कि बर्फ़ का ग्लेशियर का पिघलना, जिससे कि फ्लड्स आने की बहुत दिक्कत होती है। और फ्लड वगैरह आ गया दोस्तों, बहुत आपको पता है बाढ़ भूकंप हमेशा आए दिन आते ही रहता है ना। तो इसलिए इनका ये कहना है कि रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी कि इनका ये कहना है, इनका नाम क्या है, ग्रिफिथ टेलर। इनका ये कहना है कि रुको, क्या रुको, नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म रुको और जाओ निश्चयवाद जाओ। पुराना वाला जो था ना, जो प्रकृति से हम कंट्रोल थे, इन्होंने बोला कि वो जाओ, जो न्यू वाला है इसको अपनाओ सारे, है ना। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ये इनकी है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये किसने दिया, इन्होंने दिया, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों डिटर्मिनिज्म जो है हमें इसको भगाना है, या हमें इसको फॉलो नहीं करना है, और हमें जो न्यू डिटर्मिनिज्म है इसको फॉलो करना है, जिसके अंदर हम पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म की मिक्सअप कॉम्बिनेशन को अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी। डेवलपमेंट कैसे हुआ जियोग्राफी का, चलिए थोड़ा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एंशिएंट पीरियड के अंदर, जब हेरोडोटस, थेल्स, एरिस्टोटल एंड एरिस्टोस्थनीज, जिसको हम जियोग्राफी का फादर कहते हैं, एरिस्टोस्थनीज, है ना। इनके टाइम पीरियड में दोस्त ऐसा नहीं था कि इनको जियोग्राफी का ज्ञान नॉलेज नहीं था, इनको जियोग्राफी का नॉलेज था, मैप्स के बारे में पता चल चुका था, स्पेस के बारे में कोई जानकारी हो चुकी थी, खगोलीय पिंड, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका था। तो इस टाइम में हमें इतना तो नहीं, लेकिन कुछ पता चल चुका था। तभी दोस्तों एरिस्टोस्थनीज को भी जनक फादर कहा जाता है जियोग्राफी का। लेकिन जैसे समय बीतता गया, टाइम पीरियड चलता गया, तो प्री मॉडर्न एज में आ गया, यानी कि मॉडर्न एज के पहले वाला एज प्री मॉडर्न एज, जब 15th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक दोस्तों ये पूरा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, अब दोस्त इंसानों ने इन्वेंशन करने, अच्छे टूल्स के, साइंटिफिक मेथड्स के यूज करने स्टार्ट करती है। जैसे पहले क्या होता था कि जो सूरज है, सन जो है, थोड़ा जो बड़ा सा बनाता हूँ ना, सन वैसे लिखते हैं, मज़ा आ जाएगा। ये दोस्तों जो सन है, ये सन जो प्लैनेट है, यानी दोस्तों जो जितने भी जो हमारे ग्रह हैं, जो प्लेनेट है, ये सन उसके चारों ओर घूमता है। पहले ये कंसेप्ट चला आ रहा था, लेकिन फिर जाके गैलीलियो ने बताया अबे ऐसा थोड़ी है। गैलीलियो ने कहा कि सन अपनी जगह रहता है और प्लैनेट इस सन के पूरे चक्कर लगाते हैं, इस सूरज के चक्कर लगाते हैं, समझ में आया। तो हमें नई जानकारी, एक गैलीलियो हो गया, है ना, एंड चाहे न्यूटन वगैरह जितने भी रहे साइंटिस्ट वगैरह, जो जियोग्राफर्स वगैरह रहे, उन्होंने दोस्तों तमाम जानकारी देना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और इंसान चौंक गए पूरे इस तरीके से, जिसमें अभी चौंका। तो मॉडर्न पीरियड के अंदर लेटर
हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड में दोस्तों क्या हुआ, जब इंसान आधुनिक टाइम पीरियड में आ गया था, मॉडर्न पीरियड में इंसान आ गया था, जब रैडजल की बात हो रही है यहाँ पे, ये दोस्तों फादर कहे जाते हैं किसके, मॉडर्न टाइम पीरियड के, क्योंकि दोस्त इस समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, टेक्नोलॉजी का विकास होना स्टार्ट हो गया। अब इंसानों ने कहीं ना कहीं दोस्त आगे चलकर कॉलोनीज मतलब देशों को गुलाम बनाने स्टार्ट हो, ताकि हमें रॉ मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाए। वेस्टर्न कंट्री ने गुलाम बनाने स्टार्ट करते दोस्तों, इसे कॉलोनी एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड रहा। एंड रिसेंट पीरियड के अंदर पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था दोस्तों। 1945 के बाद जब हाउटसन का टाइम आया, हाउटसन दोस्तों एक मेन जियोग्राफर्स कहलाए, रिसेंट यानी कि रिसेंट मतलब जो कंटेम्प्रेरी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस समय का जो समकालीन कंटेम्प्रेरी जो टाइम पीरियड है, इस समय का दोस्तों जो सबसे मेन जो जियोग्राफर्स हैं वो हाउटसन है, जिन्होंने दोस्तों पोस्ट कोल्ड वॉर यानी कि दोस्तों पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के टाइम पीरियड के अंदर जियोग्राफी का तमाम उन चीज़ एलिमेंट्स को कंसेप्ट को क्लियर करने का काम किया। और दोस्तों ये आज भी तमाम कंसेप्ट देते हैं और आज भी तमाम तरह की जो खोजें हैं वो जारी है, लगे पड़े हम तो भाई। ठीक है, और ये आज तक चल रहा है। और आज दोस्तों हम अंतरिक्ष और स्पेस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। और दोस्तों चाहे इसरो हो या नासा हो, अपने मिशन पे लगी पड़ी है। ठीक है, चलिए आज तो लेकिन दोस्त कोरोना ने ऐसी तैसी कर रखी है यार। चलिए स्कोप ऑफ जियोग्राफी पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा ये। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। जियोग्राफी भूगोल का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का मतलब होता है दायरा, यानी कि हम जियोग्राफी में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ जियोग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, चलिए तो नेचुरल और कल्चरल फीचर्स ऑन दी अर्थ सरफेस, इस अर्थ के सरफेस पे जो भी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से, और जो कल्चरल में बताया था ना आपको, सड़क, नगर, सिटीज़, ये सब जो पर्वत पठार और जो हमारे द्वारा जो बनाया जाता है सिंपली, है ना, तो सड़क के रेलवे वगैरह सब ये कल्चर में आ जाता है। तो नेचुरल यानी कि जो नेचुरल है, तो नेचुरल और कल्चरल जो रूप से इस अर्थ में पाया जाता है, इन सब की स्टडी की जाती है ज्योग्राफी के अंदर। ये सब का जो सब है ये टॉपिक या स्कोप ये ज्योग्राफी के अंदर आता है। सेकंड है स्पेशियल स्ट्रक्चर। स्पेशल का मतलब मैंने आपको बताया था ना, स्पेशल का मतलब क्या होता है, जब हम एक टाइम के अकॉर्डिंग, जब हम जो टेम्पोरल में टाइम के अकॉर्डिंग और स्पेशियल में किसके अकॉर्डिंग, स्थान प्लेस के अकॉर्डिंग जब हम उसका स्टडी करते हैं। तो दोस्त हम स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर पहले हम एंशिएंट टाइम पीरियड में जाते हैं, उस टाइम पीरियड के दौरान कैसा स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे रहे, क्लाइमेट कैसा रहा, फिर हम मीडिएवल टाइम पीरियड में आते हैं, देन हम मॉडर्न में आते हैं। तो हम स्पेशल मतलब होता है स्थान, प्लेस के अकॉर्डिंग स्टडी करना कि इस प्लेस पे ऐसा क्या है, इस प्लेस पे जो ऐसा नहीं है, इस प्लेस में ऐसा है, इस प्लेस में नहीं है। तो प्लेस के अकॉर्डिंग स्टडी करना, दैट इज नोन एज स्पेशियल स्ट्रक्चर फ्रॉम द पास्ट से जाकर फ्यूचर तक। क्लियर है? तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, मेट्रोलॉजी एंड प्लानिंग एंड वेरियस सोशल साइंस, दैट इज नोन एज, हम बात करते हैं स्कोप ऑफ जियोग्राफी। यानी कि आज जियोग्राफी के अंदर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट आता है, वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल प्रबंधन आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, यानी कि दोस्तों आपदा प्रबंधन आता है, मेट्रोलॉजी आता है, प्लानिंग एंड वेरियस सोशल साइंस के तमाम टॉपिक्स भी जियोग्राफी के अंदर से, इकोनॉमिक्स, इको जियोग्राफी भी आ गया, इको जियो, पॉलिटिकल जियो, है ना, सोशियोलॉजी को भी, साइकोलॉजी को भी, तमाम अभी मैंने आपको ये 11th क्लास में पढ़ाया, अगर आपने पढ़ा 11th क्लास के अंदर तो ये सब टॉपिक भी तो कवर किया। तो जियोग्राफी का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एक सोशल साइंस का पार्ट है, एसएसटी का पार्ट है जियोग्राफी, है ना, और सोशल साइंस एक बहुत बड़ी, यानी सोशल साइंस के तमाम ब्रांचेज हैं। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, स्कोप क्या है, यानी कि क्या क्या स्कोप के अंदर आता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। पहला जो सब प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से जो भी इस धरातल पर पाया जाता है वो भी आता है। एंड स्थानिक संरचना आती है, जो कि हम पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग, भूतकाल और भविष्यकाल में हम उसका अध्ययन करते हैं। एंड पर्यावरण प्रबंधन आता है, जल संसाधन आता है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि जो आपदा प्रबंधन ये सब आता है, प्लानिंग वगैरह आता है, और सामाजिक विज्ञान के तमाम सब्जेक्ट यानी तमाम टॉपिक्स जियोग्राफी में कवर किए जाते हैं। दोस्त ये हमारा आज की क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर टोटल फिनिश हो जाता है। आई होप अगर आपको ये टॉपिक समझ में पूरा आ चुका है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि पूरा समझ में आ चुका है, मज़ा आ गया, लाइक करके मेरे उत्साह को, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाए। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें।
जितनी ज़्यादा शेयर होगी उतनी जल्दी हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी और मेरी शक्ति बढ़ेगी तो कसम से कहता हूँ तहलका मचा दूंगा। आप सभी के लिए ऐसी पावरफुल वीडियोस ला कर दूंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लाइक करके दोस्तों अपने सभी दोस्तों पे शेयर करना, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। आप मेरा चैनल नहीं है भाई, ये आप सबका चैनल है, क्योंकि इस चैनल पे अब आप सब पढ़ने वाले हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। इस चैप्टर्स के जो नोट्स है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स सबको दे रखा है मैंने। प्लीज़ 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 लाइक करके सब जगह इस वीडियो को शेयर करना। अच्छा लगे तो चाहते हो सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। ज़रूर बताना भाई ये वीडियो कैसा लगी। एक वीडियो बनाने में ना भाई पूरा पसीना निकल जाता है, रात दिन की मेहनत ऐसे तैसी हो जाती है, बहुत मेहनत लगता है, सच दिल से कहता हूँ मैं। तो इस मेहनत को सफल बनाए, सक्सेस करे भाई, सब जगह शेयर करे, वीडियो को लाइक करके सब जगह शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अभी कोई आपको आ जाए भी मुझे दिखाने के लिए, टिकटॉक वाला आ जाए कर जाए, आप तो बस लाइक कर दोगे, अरे कुछ अच्छा कर दिया। और हम जैसे लोग पसीने निकालते रहे, मेहनत करते रहे, कहाँ को लाइक सब्सक्राइब करता है यार। खैर आप सब समझते हो, समझदार लोग हो। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।